फ्रेंड्स गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे टेस्ट नंबर 12 का सॉल्यूशन और ये टेस्ट आपका एनसीईआरटी बुक का जो चैप्टर 1 है रियल नंबर्स उसके ऊपर बेस्ड होगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं। तो देखो पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ। बाकी मैंने पूरी वीडियो बना रखी है रियल नंबर के ऊपर, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिर भी मैं आपको 2-3 और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं। सबसे पहले तो है कंसेप्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। कंसेप्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम तो देखो आपको दो नंबर्स का निकालना आना ही चाहिए। उसके बाद ये रूल होता है कि अगर मान लो दो नंबर है कोई भी ए और बी, मैं लिख देता हूं लेट ए एंड बी आर एनी टू नंबर्स। कोई भी दो नंबर है ए और बी मान लेते हैं हम, जैसे एक 10 हो सकता है एक 12 हो सकता है, उस तरह से है। देन फॉर्मूला होता है अपना ए इंटू बी, यानी कि इन दोनों नंबर की आप मल्टीप्लाई कर दो और इनका एचसीएफ निकाल दो और इनका एलसीएम निकाल दो और उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, तब आपका आंसर क्या आएगा, ये दोनों सेम आएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और 100% इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पेपर में आना ही आना है। ठीक है, एक तो आप ये प्रॉपर्टी याद रख लो। दूसरी प्रॉपर्टी आपकी होती है डेसिमल एक्सपेंशन, जो होती है वो या तो टर्मिनेटिंग होती है और या फिर क्या होती है नॉन टर्मिनेटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग वो कब कब होती है ये मैं आपको बता देता हूँ। टर्मिनेटिंग और एक हो सकती है वो नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म होना, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कभी खत्म ना होना। देखो जैसे मैं आपको कहूँ कि 8 को 3 से डिवाइड करो, आप 8 को जब 3 से डिवाइड करोगे ना तो डेसिमल के बाद जो डिजिट्स आएंगे वो कभी भी खत्म नहीं होंगे, वो चलते रहेंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको कहूँ कि आप जो है ना 9 को 2 से डिवाइड करो तो आप कहोगे इसका आंसर तो 4.5 होता है। देखो डेसिमल के बाद सिर्फ डिजिट कितना है, एक। एक भी आ सकता है, दो भी, तीन भी, 10 भी, लेकिन फाइनाइट आएंगे, मतलब कि खत्म हो जाएगी। तो आपको कैसे पता लगेगा कि खत्म होगी डेसिमल एक्सपेंशन या नहीं होगी? अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ क्या आए, 2 और 5 आए ओनली, यानी कि 2 या 5 के अलावा और कुछ भी ना हो, डिनोमिनेटर के अंदर बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तब वो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, हमेशा टर्मिनेटिंग। और डिनोमिनेटर में 2 या 5 के अलावा, 2 या 5 के अलावा कुछ भी आ गया या कोई भी फैक्टर आ गया, कोई भी फैक्टर आ गया तो क्या होगी वो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगी। ठीक है, लेकिन इसी पॉइंट के ऊपर आप स्टार बना के लिख लो कि सबसे पहले हमें डेसिमल को या रैशनल नंबर को लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले गिवन नंबर को, जो भी आपको नंबर क्वेश्चन में गिवन होगा, को लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि पहले अगर उसके फैक्टर कटते हैं कोई कॉमन फैक्टर तो उसको काटना है। ठीक है, लोएस्ट टर्म या लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर ये नहीं किया तो फिर पूरे चांस है कि आपका क्वेश्चन क्या है, गलत हो जाएगा। ये है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। देखो जैसे मान लो मैंने कह दिया आपको, यहाँ पे लिख दिया मैंने 60 और यहाँ पे मैंने आपको मान लो लिख दिया 180, ये मैंने आपको कह दिया। आप क्या करोगे, बच्चे क्या करेंगे, सिर्फ डिनोमिनेटर 60 है, 60 के वो फैक्टर बनाएंगे। 60 किस पे जाएगा, 2 पे, फिर 2 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा या 5 पे जाएगा, ऐसे। तो बच्चे कहेंगे 60 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। मैंने कहा था अगर 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ गया तो वो क्या होगी, डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन यहाँ पे तो 3 आ गया, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग होनी चाहिए। लेकिन वैसे मैं कह रहा हूँ ये तो पूरा पूरा कट रहा है, इसका तो आंसर ही 3 है, तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग कहाँ से होगी? तो सबसे पहले आपको उस डेसिमल एक्सपेंशन को क्या करना है, लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आपको मेरी ये बात ध्यान रखनी है। जैसे मान लो 21/60 आ जाता, तब आप क्या करते, आप कहते कि इनमें 3 कॉमन लेके काट सकते हैं, मैं ना 3 7 जा और 20 3 जा, तो इसका आंसर आएगा 7/20। अब इस 7/20 को चेक करो कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। 20 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो देखो 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं है ना, तो इसका मतलब ये डेसिमल एक्सपेंशन आपकी क्या है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, और ये वाली भी डेसिमल एक्सपेंशन क्या है आपकी, टर्मिनेटिंग है। तो बस आपको यही बात याद रखनी है कि सबसे पहले गिवन एक्सप्रेशन को, गिवन रैशनल नंबर को आपको लोएस्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तब आपको डिनोमिनेटर के फैक्टर बना के चेक करने हैं कि क्या उसमें 2 और 5 के अलावा कोई नंबर तो नहीं आ गया। ठीक है, ये है। अब हम करते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहता है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 96 एंड 404, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। ये जो है ना एलसीएम वाली ये काट दो, आपको सिर्फ पहले क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, और एचसीएफ फाइंड आउट करने के बाद हम इसका एलसीएम निकालेंगे। अच्छा, दो नंबर का एचसीएफ आपको निकालना सिखा देता हूँ मैं आसान तरीके से।
एक ही तरीके से निकाल लिया करो आप, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड अपनाया करो। इनमें हम क्या करते हैं, एक ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे जिससे 96 भी और 404 दोनों डिवाइड हुए, ठीक है। एलसीएम में तो हम क्या करते हैं, ऐसी कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती उसमें। अगर मान लो 5 नंबर का एलसीएम निकालना है, कोई एक नंबर भी अगर 2 से डिवाइड हो रहा है ना, तो हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन एचसीएफ में ऐसा नहीं करना, ठीक है। मान लो 2 से मैं डिवाइड करता हूँ, 2 से इसको डिवाइड करोगे ये आ गया, और इससे ये आएगा, ठीक है। फिर 2 से कर सकते हैं हम, 2 से करोगे तो ये 24 आ गया, और ये 101। अब ये ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। क्यों? क्योंकि 101 जो है ना वो एक प्राइम नंबर होता है, मतलब कि 101 1 के अलावा और 101 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब इनका एचसीएफ पता है कितना आ गया, बस ये यहाँ पे जो नंबर्स होते हैं ना उनकी मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 4। एचसीएफ तो आपका आ गया कितना 4। अगर एलसीएम आपको पेपर में निकालना आ गया तब आप इसी मेथड से निकाल सकते हैं जैसे छोटे बच्चे निकालते हैं, लेकिन हैंस वर्ड आ गया। हैंस, हैंस का मतलब मैं आज आपको समझा देता हूँ। हैंस का वर्ड मैथमेटिक्स में होता है कि जो आपने पीछे रिजल्ट निकाला है, क्या निकाला, एचसीएफ। एचसीएफ जो निकाला है ना उसका यूज करके, एचसीएफ का यूज करके एलसीएम निकालना है आपने, ठीक है। यानी कि एचसीएफ का कहीं ना कहीं यूज जो है ना होना चाहिए। लेकिन अगर मैं ऐसे निकाल दूंगा इनका एलसीएम, ये वाला कि 2 पे जाएगा ये 48 और 202, फिर 2 पे जाएगा 24 और 101। अब आगे तो कोई कॉमन फैक्टर तो है नहीं, तो मैं सीधा ही एलसीएम लिख सकता हूँ इसका कितना, 2 इंटू 2 और 24 इंटू 101, और ये आपका क्या आएगा आंसर। लेकिन ये आपका पेपर में गलत कर देगा एग्जामिनर। क्यों? यहाँ पे ये आपने जो एचसीएफ निकाला है एलसीएम, इसमें एचसीएफ का कहाँ यूज हुआ ही नहीं, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे। फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू बी इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। अभी बताया था ना मैंने आपको। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम, दो नंबर कौन से बताओ, एक 96 और एक 404, और एचसीएफ कितना निकाला हमने इनका 4, और इनटू में क्या है एलसीएम। तो ये एलसीएम 4 इधर को नीचे ले आओ, 4 आके डिवाइड में होएगा, ये 4 आ गया, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 101 पे कटेगा, तो 9696 इस क्वेश्चन का क्या है आंसर आएगा। एलसीएम आपका कितना आ जाएगा 9696। अब देखो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहता है इन दो, ये दो नंबर्स है ब्रैकेट में जो लिखे हुए हैं, इनका एचसीएफ 9 है। इसको पढ़ते कैसे हैं, द एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9। फाइंड करना है आपको एलसीएम। तो सीधा तरीका होता है, देखो ए इंटू बी किसके इक्वल होता है बताओ, एचसीएफ इंटू एलसीएम के। ए इंटू बी यानी कि दो नंबर कौन से है, 306 और 657। एचसीएफ कितना 9, निकालना क्या है अपने को एलसीएम। तो बताओ एलसीएम कैसे निकालते हैं, ये दोनों तो लिख दो और इसको 9 से क्या कर दो डिवाइड, क्योंकि ये 9 इधर आके डिवाइड होएगा, ठीक है। डिवाइड कर दो, काट दो इसको। 9 पे देखो कौन सा कट रहा है, ये भी कट रहा है। 9 7 जा और 9 3 जा, तो यानी कि 306 इंटू 73। आप मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो लिख देना। अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है आपको कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स, कि 140 को जो है ना इसके प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट के रूप में लिखो। तो 140 के पहले हम क्या बनाएंगे, देखो प्राइम फैक्टर बनाएंगे। पहला पार्ट करता हूं मैं, 140 के प्राइम फैक्टर कैसे बनाते हैं, देखो ये छोटी क्लासों से आप सीखते आ रहे हो, 6th क्लास से 5th क्लास से। ये 140 किस पे डिवाइड हो रहा है, 2 पे, 70 आ गया। 70 को फिर 2 से डिवाइड कर दो, 35। 35 को चाहे 5 से कर दो और चाहे 7 से कर दो। अब आगे तो डिवाइड नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे छोड़ सकते हैं हम। तो 140 को पता है हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये आपके इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 की पावर कितनी है बताओ, ये 2 है ना, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये दोनों में से कोई भी आंसर छोड़ दो, ठीक है। और पेपर में अगर इस तरीके से दोनों लिखोगे तो और भी ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर। अब देखो इसका अपना सेकंड पार्ट में क्या कहता है, 156। 156 के हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे। पहले ये 2 पे जाएगा 78, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 39, फिर 3 से करेंगे 13, और 13 खुद क्या है, एक प्राइम नंबर है, आगे डिवाइड करने का कोई फायदा है नहीं। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, तो यानी कि 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, ये आपके इस क्वेश्चन का क्या है आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखो इसका थर्ड पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बच्चे एक जगह पे आके जो ना प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। 5005, पहले तो ये किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, सभी जानते हो आप। 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1001। अब आप स्टार बना के एक बात नोट कर लो,
1001 इज ए स्पेशल नंबर। आपकी 10th क्लास के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि 1001 क्या है, एक स्पेशल नंबर है जिसके फैक्टर पता है क्या होते हैं, जो एक तो 7 से डिवाइड होता है, एक 11 से और एक 13 से। आप 7 इंटू 11 इंटू 13 करके देखो, देखो 7 11 जा कितना होता है 77, और इसको 30 से मल्टीप्लाई करके देखो तो कितना आएगा आपका, देखो 7 3 जा 21 और 23 और इंटू में 77 1, और ये कितना आ गया आपका, ये हमारा कितना आया 77 1 आ गया, और 7 और ये कितना आएगा आपका 10 है ना, 1001 आ गया। तो मतलब इसको याद रख लो, इसके फैक्टर क्या होते हैं 7 11 13, यानी कि इसको क्या करोगे आप 7 से डिवाइड करो, ठीक है 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7 4 जा 7 3 जा, ये 11 से या 13 से दोनों में से किसी से कर दो, तो यानी कि 5005 आपका क्या होता है 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। इंपॉर्टेंट है, अगर पेपर में आ गया तो आपको याद नहीं रहेगी, इसलिए ये चीज़ आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिख लेना अच्छे से, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, ये अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। इसके लिए पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि क्या कंसेप्ट इसके अंदर यूज हुआ है। देखो पहले तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि कोई नंबर 10 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, इसका क्या मतलब होता है। इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 10, यानी अगर कोई नंबर 10 से डिवाइड होता है, देन इट्स यूनिट डिजिट विल बी 0। आप मेरे को बताओ, जैसे 70 है, 70 10 से डिवाइड कब होगा, जब ये यूनिट डिजिट क्या होगा 0। 1080 10 से डिवाइड कब होगा, जब यहाँ पे क्या होगा 0। अगर यहाँ 0 नहीं हुआ तो वो नंबर कभी भी 10 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर कोई नंबर 10 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे 0 होगा, या फिर उल्टा भी तो कह सकता हूँ कि अगर यहाँ पे यूनिट डिजिट 0 हुआ तो वो नंबर पक्का 10 से डिवाइड होगा, ठीक है। एक तो ये बात है। दूसरा पॉइंट इसके अंदर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इफ एनी नंबर is divisible by 10 then it is also divisible by 2 and 5। मैं ये कहता हूँ कि कोई नंबर ऐसा है जो 10 से डिवाइड होता है, 10 के फैक्टर क्या होते हैं बताओ, 10 को 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। रूल ये होता है मैथमेटिक्स में कि कोई भी नंबर अगर मान लो एक बड़े नंबर से डिवाइड होता है तो वो उसके फैक्टर से तो पक्का डिवाइड होगा ही होगा, है ना भाई। ये आपका 70 है, अगर इसको हम 10 से डिवाइड करते हैं तो क्या हम इसको 2 से डिवाइड नहीं कर सकते पूरा पूरा, आपको जी कर सकते हो। क्या 70 को 5 से नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई नंबर 10 से डिवाइड होगा ना तो वो 2 और 5 से भी पक्का होगा, लेकिन 2 की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी किसकी है 5 की। तो आप स्टार बना के लिख लो, कोई भी नंबर अगर 10 से डिवाइड होगा तो वो 5 से भी पक्का होगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। देखो इसमें कहता है चेक वेदर 6 रेज टू पावर n। ये दो क्वेश्चन है, एक आपके एग्जाम्पल है, एक अनसोल्ड क्वेश्चन है। पहले मैं एक करवाता हूँ, ठीक है। कहता है चेक करो कि क्या 6 रेज टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कहने का इसका ये मतलब है कि एक मेरे पास एक एक्सप्रेशन है, मैं पहले आपको रफ में सोल्व करके दिखाता हूँ। 6 की पावर n, n क्या है, एक नेचुरल नंबर, n इज ए नेचुरल नंबर, यानी कि n की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे है, ठीक है। ये कहना चाहता है कि आप n को है ना पुट कर दो कितना, नेचुरल नंबर कोई भी, मान लो मैंने n को 1 पुट कर दिया, ठीक है। तो आप 6 की पावर n को क्या लिख सकते हो, 6 की पावर 1 यानी कि 6। n को आप 2 पुट करो तो 6 की पावर 2 हो जाएगा यानी कि 36। n को आप 3 पुट करो तो ये कितना होगा 6 इंटू 6 इंटू 6 यानी कि 216। n को आप 4 पुट करो तो 6 इंटू 6 और 6 इंटू 6 ये होएगा आपका 1296। मेरे कहने का ये मतलब है कि ये आपसे ये पूछ रहा है कि n को आपसे कुछ भी पुट कर दो 1 2 3 4 नेचुरल नंबर में से, ठीक है। क्या इसका जो आंसर आएगा ना, ये वाले आंसर, क्या इसके लास्ट में कभी 0 आएगा। मैं तो ये कहता हूँ बल्कि 6 की कितनी भी पावर कर लो, दुनिया में कितना भी बड़ा नंबर हो नेचुरल होना चाहिए, ठीक है। कितनी भी बड़ी पावर कर लो, जो यूनिट डिजिट है ना वो हमेशा ही क्या आएगा आपका 6 आएगा, ठीक है। हमेशा 6 आएगा, क्योंकि इसको देखो, इसको फिर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट तो क्या आएगा आपका 6 ही आएगा ना, तो इसलिए ये 6 ही आएगा। और ये कहता है क्या लास्ट में 0 आ सकता है, मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं आ सकता। तो ये तो आपको पता लग गया, लेकिन लिखोगे कैसे एग्जाम में। अगर मान लो ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो इसको आप सोल्व कैसे करोगे, आप सोल्व ऐसे करोगे 6 की पावर n। देखो 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 लिख सकते हैं क्या,
और इसकी पावर कितनी है n, या फिर अलग अलग कर दो, 2 की पावर n अलग कर दो और 3 की पावर n क्या है अलग कर दो। अब मैं ये कहता हूँ इफ 6 की पावर n इज डिविजिबल बाय 10 देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 5। यानी कि अगर 6 की पावर 10 जो है वो 6 की पावर n अगर 10 से डिवाइड होगा तो वो 5 से भी पक्का डिवाइड होगा। कोई नंबर 5 से डिवाइड तभी होगा जब उसके अंदर 5 कहीं ना कहीं आएगा। आप मेरे को ये बताओ, मैं ये कह दूं कि 5 इंटू 103, क्या ये नंबर 5 से डिवाइड होगा? आप कहोगे जी मेरे को क्लियर दिख रहा है, अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा, ये 5 से 5 कट गया, आंसर आ गया। तो यानी कि यस, ये नंबर क्या है 5 से डिविजिबल बाय है। तो मेरे को तो देखो, इसके मैंने फैक्टर बनाए 6 की पावर n के। फैक्टर क्या बनेंगे? 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, मतलब कि 2 मल्टीप्लाई होएगा n टाइम्स और 3 भी n टाइम्स मल्टीप्लाई होएगा। इसमें 5 कहाँ आया? 5 तो आया नहीं ना, ठीक है। इसमें 5 नहीं आया और 5 नहीं आने का मतलब है ये नंबर 5 से डिवाइड हो ही नहीं सकता। इफ 6 की पावर n इज डिविजिबल बाय 10 देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 5। बट हम क्या लिखेंगे? जो ये 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n इसके फैक्टर है ना, इट डज नॉट कंटेन 5। इसमें तो 5 है ही नहीं, इसमें 5 नहीं है, इसका मतलब सो वी कैन से दैट, बस यही लैंग्वेज लिखनी है आपको। सो वी कैन से दैट 6 की पावर n इज नॉट डिविजिबल बाय 5। ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। अगर ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, इट मीन्स 6 की पावर n कैन नेवर एंड इन 0, यानी कि इसके लास्ट में कभी भी 0 नहीं आ सकती, ठीक है। बस ये 3-4 लाइनें आपको एक्सप्लेन करके दिखानी है एग्जामिनर को, उसके अलावा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है इसमें। ऐसा ही मैं आपको ये 4 की पावर n के लिए भी करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अलग अलग क्वेश्चन है। देखो 4 के तो फैक्टर सब बच्चे जानते हैं, 2 इंटू 2 होते हैं, तो इसको अलग अलग लिख दो, 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n। वही बात फिर लिखेंगे, इफ 4 रेज टू पावर n इज डिविजिबल बाय 10 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 5। इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 5, लेकिन 5 से कोई नंबर डिवाइड तभी होगा जब उसके फैक्टर्स में 5 कहीं ना कहीं आएगा, लेकिन इसमें तो नहीं आ रहा। बट 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n डज नॉट कंटेन 5, डज नॉट कंटेन 5, इसमें तो 5 है ही नहीं। इसका मतलब हुआ, हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है इज नॉट डिविजिबल बाय 5, ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब 4 की पावर n कैन नेवर एंड इन 0, उसके लास्ट में 0 कभी भी नहीं आ सकती। अब n को कुछ भी पुट कर लो, ठीक है। क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सोल्व करके दिखाता हूँ। देखो n को आप 1 पुट करोगे तो 4 आंसर आएगा, n को अगर आप 2 पुट करोगे तो 16 आएगा, 3 पुट करोगे तो 16 इंटू 4 यानी कि 64 आएगा, n को आप 4 पुट करोगे तो आपका 256 आएगा, n को अगर आप 5 पुट करोगे तो 256 को एक बार और 4 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि लास्ट में 0 कभी नहीं आएगी। देख लो कहीं आ रही है 0? कितने भी बार करते जाओ लास्ट में 0 कभी भी नहीं आएगी। तो ये 2 अच्छे क्वेश्चन थे, पेपर में पूछे जा सकते हैं। अब ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो पेपर में आए ही आएगा, और इसका तरीका बता देता हूँ। शो दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल। ये नंबर क्या है? इरेशनल है, प्रूव करना है। इन सभी क्वेश्चंस को हम किससे प्रूव करते हैं? कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है जो चीज़ आपको प्रूव करनी है ना, आप उसे उल्टा मान के चलो, ठीक है। मैं पहला पार्ट कर रहा हूँ पहले। लेट 5 माइनस रूट 3 इज रैशनल। इसको क्या मान लो? रैशनल मान लो। देन अच्छा, कोई भी नंबर रैशनल होता है, मैंने आपको बताया हुआ है, उसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। देन 5 माइनस रूट 3 को हम लिख सकते हैं p अपॉन q, वेयर q जो डिनोमिनेटर है ना वो 0 नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि डिनोमिनेटर 0 का मतलब क्या होता है कि वो नंबर इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तो फाइनाइट नंबर है। अच्छा, अब यहाँ से अगला स्टेप मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, यहाँ से रूट 3 की वैल्यू फाइंड कर लो। यहाँ से रूट 3 की वैल्यू फाइंड कर लो। तो कौन बच्चा है जो इससे रूट 3 की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकता? देखो बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, इसको 5 को उधर शिफ्ट कर देते हैं। मैं कहता हूँ कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एग्जैक्ट तरीका क्या होता है, ये रूट 3 माइनस है ना, आपको प्लस लेके आना है, इसको उधर शिफ्ट कर दो, फिर ये p माइनस क्यू को इधर ले आओ, मतलब कि 5 माइनस p बाई क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? रूट 3। अब इसका एलसीएम लिया करो, ठीक है।
क्यू एलसीएम आ गया, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 5q माइनस में p इक्वल टू √3। अब मुझे आप ये बताओ, √3 जो नंबर होता है वो तो क्या होता है, इरेशनल होता है, लेकिन ये वाला नंबर क्या है आपका, देखो रैशनल है। ये वाला नंबर क्या है, रैशनल। क्यों, p/q का मतलब कोई नंबर 2/3 होता है, 4/5 होता है, तो इसमें हम p की वैल्यू को मान लो 2 पुट करते हैं, q की वैल्यू को 3 पुट करते हैं, तो ये अंडर रूट में थोड़ी आएगी, आएगा तो कुछ ऐसा ही 6/7 8/9 समथिंग ऐसा आएगा, ठीक है। लेकिन हम क्या लिखेंगे, सो √3 इज इरेशनल। यहाँ पे √3 क्या है बताओ, इरेशनल है, बट ये जो इसकी दूसरी साइड है 5q माइनस p अपॉन q इज रैशनल। आप मेरे को ये बताओ, मैं कह रहा हूँ ये दोनों इक्वल है, एक साइड तो मैं कह रहा हूँ इरेशनल है और दूसरी साइड मैं कह रहा हूँ रैशनल है, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। एक ही नंबर या तो रैशनल होगा या इरेशनल होगा, दोनों तो नहीं हो सकते। बट इट इज ए, हम लिखते हैं इट इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। लास्ट वाली बस ये लाइन याद कर लो, ये क्या है, एक कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है जो हमने चीज मानी है ना वो गलत है। सो आवर अजम्पशन, अजम्पशन का मतलब होता है जो हमने माना है स्टार्टिंग में, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। दिस इम्प्लाइज, जो ये नंबर है 5 माइनस √3, ये क्या है आपका इरेशनल है, और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। उसको इंग्लिश में बोलते हैं हैंस प्रूव, यही प्रूव करना था, ये जरूर लिखा करो, ठीक है। खत्म क्वेश्चन। अब देखो इसका सेकंड पार्ट, सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना ऐसे ही करेंगे हम। सेकंड पार्ट में भी लाइनें मैं नहीं लिख रहा, ठीक है, लाइनें सारी आपको लिखनी है अब खुद। मैं इसको 3 प्लस में 3 प्लस 2√2 को मैं क्या लिखता हूँ, p/q। यहाँ पे तो ये प्लस है ना बीच में, तो 2√2 को इधर रखो, p/q और +3 को उधर शिफ्ट कर दो, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम लो, एलसीएम लो q, तो कितना आ गया p माइनस 3q। इस 2 को उधर शिफ्ट कर दो, यहाँ मल्टीप्लाई है, उधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना, यानी कि इस q के साथ मल्टीप्लाई होएगा। अब देखो वही बात, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हेयर हेयर √2 इज इरेशनल। √2 तो क्या होता है, इरेशनल होता है, बट ये साइड जो है ये वाली, बट p माइनस 3q अपॉन में 2q इज रैशनल। एक साइड रैशनल, एक साइड इरेशनल, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन होगी, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। अजम्पशन रॉन्ग का मतलब जो हम स्टार्टिंग में मान के चले थे कि ये रैशनल है वो गलत है, इसका मतलब फिर क्या हो गया, ये इरेशनल है। दैट इम्प्लाइज 3 प्लस 2√2 इज इरेशनल, और यही हमारे को क्वेश्चन में प्रूव करना है, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। तो मैंने दोनों के दोनों पार्ट आपको सोल्व करके दिखा दिए। अब करते हैं थर्ड पार्ट, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट में देखो क्या है आपका, वही लेट करोगे 3√2, थर्ड और फोर्थ सेम है, एक करके दिखा देता हूँ। इसको क्या मान लो, रैशनल मान लो, ठीक है। रैशनल है तो फिर बताओ 3√2 को हम क्या लिख सकते हैं, p/q लिख सकते हैं, वेयर q क्या है आपका 0 नहीं है। अच्छा ये भी लिख दिया करो, एंड जो p और q होते हैं ना वो क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, कोई ना कोई इंटीजर्स होते हैं, माइनस के भी हो सकते हैं, प्लस के भी हो सकते हैं। नाउ यहाँ से आप √2 की वैल्यू निकालना, बस ये 3 को नीचे भेज दो, है ना। ये वही बात, ये √2 तो क्या है आपका इरेशनल है, √2 इज इरेशनल, बट ये जो ये नंबर है p/3q, ये क्या है, रैशनल है, लेकिन ये तो क्या होगी, कॉन्ट्राडिक्शन होगी। विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। अजम्पशन रॉन्ग का मतलब जो हमने माना था वो गलत माना था, इसका मतलब क्या हुआ, 3√2 इज इरेशनल, और यही हमारे को क्वेश्चन में क्या है, प्रूव करना था। तो तीनों पार्ट मैंने आपको करवा दिए, फोर्थ पार्ट बिल्कुल सेम है, देखो ऐसा ही, ठीक है, ये आप अपने आप कर लेना। अब देखो इसमें आपको क्या करनी है, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन। आपको डेसिमल एक्सपेंशन निकालनी है। देखो डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के दो तरीके होते हैं, या तो आप क्या कर लिया करो, डिवाइड कर लिया करो। डिवाइड कैसे करते हैं, देखो 3 को अगर 8 से आपको डिवाइड करना पड़ जाए, कैसे करोगे, 3 को डायरेक्ट तो 8 डिवाइड कर नहीं सकता, तो पहले क्या करनी पड़ेगी, 0, तो यहाँ पे 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर 8 3 जा कितना होता है 24, और फिर बच गया 6, 30 मान लो आप इसको, ठीक है। फिर एक 0 उतारोगे, 8 7 जा 56,
फिर 4 बच गया, 0 उतारोगे, 8 5 जा कितना आ गया 40, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर 3 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.375। आपसे पेपर में ये पूछा गया, ठीक है। या तो ऐसे डिवाइड कर लो, लेकिन मैं ये कहता हूँ अगर बहुत बड़ा नंबर आ गया तो उसको डिवाइड करना एग्जाम में आपके लिए मुश्किल हो सकता है, ठीक है। आप एक बात बताओ, मैं अगर आपको ये कह दूं कि 3 को 10 से डिवाइड करो, आप तुरंत कह दोगे सर आंसर आएगा 0.3। 3 को 100 से डिवाइड करो, आप कहोगे आंसर आएगा 0.03। 3 को 1000 से डिवाइड करो तो आंसर आएगा 0.003, है ना। क्यों? क्योंकि देखो एक जीरो है नीचे तो डेसिमल के बाद एक डिजिट, 2 जीरो है तो 2 डिजिट, 3 है तो 3 डिजिट, ठीक है, इस तरह से आता है। तो यानी कि मैं ये कहता हूँ अगर हम किसी तरह से नंबर के नीचे 10 बना ले, 100 बना ले, 1000 बना ले, 10,000 बना ले, 1 लाख बना ले, तो डिवीजन हमारे को करके देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डेसिमल हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे फिर हम बनाएं कैसे ये, क्योंकि ये तो है ही नहीं, यहाँ पे तो 8 है। तो 8 को मैं देखो क्या लिख सकता हूँ, 8 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2। समझ गए मेरी बात। अब अगर मैं इस 2 के साथ 5 भी ले आऊँ तो ये 2 इंटू 5 कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। लेकिन ऐसे मेरी मर्जी तो है नहीं कि मैं, देखो मैं ऐसे दोबारा लिखता हूँ इसको, 2 इंटू 2 इंटू 2। मेरे पास 2 है नीचे, अगर मैं नीचे 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर भी करना पड़ेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अगर मैं एक 5 से और कर दूंगा तो मेरे को ऊपर भी एक 5 से और करना पड़ेगा। अगर नीचे एक 5 से और कर दूंगा तो ऊपर भी एक 5 से और करना पड़ेगा। अब देखो क्या बन गया, मैं कहता हूँ ये 2 और 5 मिलके क्या बना देंगे नीचे 10। ऐसे ही ये 2 और 5 मिलके क्या बना देंगे 10, और ऐसे ही ये 2 और ये 5 मिलके क्या बना देंगे 10। मतलब कि सारे 10 10 अपने बन रहे हैं। ऊपर क्या आ गया बताओ, ये होता है 3 5 या 15 और 15 इंटू 25, यानी कि ये आ गया आपका 125 इंटू 3 375। नीचे कितना आ गया देखो, इस 2 और 5 से 10 बन गया, 10 और 10 3 बार बन गया है ना, 375 डिवाइड बाय 1000, तो यानी कि 0.375 या 375, ठीक है, आंसर आ गया। इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। यानी कि नीचे 2 है तो 5 5 से मल्टीप्लाई करके 10 बना लो, और 5 होगा तो 2 2 से मल्टीप्लाई कर लेना। अपने को तो 10 बनाना है, ठीक है। देखो ये है आपका 13 बाय 125। अब 125 के बारे में आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि ये 5 इंटू 5 इंटू 5 होता है, ठीक है। फिर वही बात, हमें क्या बनाना है नीचे 10 बनाना है। अगर 5 है तो 5 के साथ हमारे को 2 चाहिए, है ना। 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर 2 से करो, फिर 2 से करो, फिर 2 से करो, फिर 2 से करो। ऊपर कितना बन गया 13 8 जा कितना होता है 104। नीचे देखो 10 यहाँ से बन जाएगा, 10 यहाँ से बनेगा और 10 यहाँ से बनेगा, तो टोटल कितने बन गए 1000। इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो 0.104 इस क्वेश्चन का क्या आएगा आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट, मैं आपको सारे सिखा दूंगा सोल्व करके, इन्हीं में से कोई ना कोई पेपर में आएगा। 7 बाय 80, 80 के देखो टुकड़े बना लो। 80 क्या होता है देखो 16 5 जा होता है ना, आपको सबको पता है। तो 16 क्या होता है 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब देखो ये 2 5 जा तो खुद ही क्या बन रहा है 10 बन रहा है ना, तो इसको तो 10 बनाने की अपने को जरूरत है ही नहीं। अब बाकी को देखो, बाकी कितने 2 है देखो 1 2 3, अगर 3 2 अकेले हैं, इनको 10 बनाने के लिए इनके साथ 3 5 आने चाहिए, तो 3 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 3 बार, यानी कि और 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 ही 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, और ये जो 5 इंटू 2 है ना इसको तो आप 10 लिख दो, ठीक है। अब ऊपर बताओ कितना आ गया 125 इंटू 7, ये आपका आ गया 875, और नीचे कितने आ गए देखो 3 1000 तो इनसे बनेगा और एक ये है तो 10,000 आ गया, है ना। इसको डिवाइड करोगे तो 0.0875 इस क्वेश्चन का क्या है आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में बिल्कुल आसान है, इसमें है 35 बाई 50। देखो मैंने अभी आपको क्या बताया था, अगर आपको कोई ये बता देना कि आपको नीचे क्या बन रहा है 10 बन रहा है 100 बन रहा है 1000 बन रहा है, तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाता है। 50 ऑलरेडी है, मेरे को 100 बनाने में कोई टाइम नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं सीधा ही इसको 2 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या बन रहा है 100 बन रहा है ना। 70 बाई कितना 100, तो यानी कि 0.70, 0.70 लिख दो या 0.7 लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। डेसिमल के बाद यहाँ पे कितने भी जीरो लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि 70 बाई 100 को हम 0 से 0 काट के 7 बाई 10 लिख सकते हैं ना, और इसका आंसर तो क्या होता है 0.7। इसलिए मैं कहता हूँ कि 0.70 या 0.7 दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ही देखो लास्ट पार्ट में
17/20। आपको क्लियर पता लग जाना चाहिए कि सर ये 20 है, अगर ये 5 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे 100 बन गया ना। और अपना टारगेट तो है कि 10, 100 ऐसे नंबर बनाना ताकि हमारी डिवीजन क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो एक चीज़ के प्रति रिजिड नहीं होना हमारे को कि हमें वो फैक्ट्री बनाने हैं 2 और 5 वाले। उसका टारगेट ये है कि नीचे क्या बनाना है आपको, 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख ऐसे बनाने हैं, ठीक है। किसी भी तरीके से बना लो आपसे। एक नंबर का पेपर में क्वेश्चन आता है। अब कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल एक्सपेंशंस आर टर्मिनेटिंग। मैंने क्या बताया था, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। यही होता है टर्मिनेटिंग का मतलब, मैंने आपको बताया था। या तो 2 आएगा या क्या आएगा 5, लेकिन कोई स्टार लगा के मैंने क्या लिखवाया था, सबसे पहले उसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे अगर होती है तो, ठीक है। फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट में तो आपको कुछ भी देखने की जरूरत ही नहीं है। देखो ये तो 100 होता है, पीछे 2 जीरो को काउंट मत करो, 100 तो डिवाइड कर ही देगा किसी भी नंबर को, है ना, डेसिमल एक्सपेंशन में। बात 16 की है, 16 तो सबको पता है क्या होता है, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू। बताओ क्या इसमें 2 या 5 के अलावा कुछ और आया है? आप कहोगे जी नहीं आया। 5 चाहे आए चाहे ना आए उससे कोई मतलब नहीं है, 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। नहीं आया तो क्या लिख देंगे हम, इट इज टर्मिनेटिंग। बस पेपर के अंदर एक नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, क्यों है टर्मिनेटिंग या क्यों नहीं है, वो आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ये हो गया। सेकंड पार्ट देखो, अब सेकंड पार्ट में सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चे करेंगे, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ठीक है। सेकंड पार्ट में बच्चे क्या करेंगे, पहले इसके फैक्टर बनाने स्टार्ट कर देंगे, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, लोएस्ट टर्म में देखो क्या वो कन्वर्ट हो रही है। 3 पे कट रहा है ऊपर नीचे, है ना, 3 पे कट रहा है, अब और भी कट रहा है, ये आगे 5 पे काट दो बेशक, इसको 5 पे काट सकते हो ये। अब मेरी ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना, अपने को इसकी निकालनी है, ठीक है। अब 25 के अंदर आप बताओ क्या 2 और 5 के अलावा कुछ आ रहा है? 25 तो 5 इंटू 5 होता है, 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं आ रहा, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज टर्मिनेटिंग। ये क्या है, अपनी टर्मिनेटिंग है। क्वेश्चन खत्म। अब देखो नेक्स्ट पार्ट इसका, इसमें कहता है 230 अपॉन 140, जीरो से जीरो काट दो। अब बताना 14 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 7, और 7 कट रहा नहीं, ठीक है। तो 2 के अलावा कुछ आ गया ना, ठीक है, 2 या 5 के अलावा क्या लिख देंगे, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। कभी भी इसकी डेसिमल एक्सपेंशन खत्म नहीं होगी, ठीक है। ये तीनों पार्ट मैंने आपको करके दिखा दिए। अब देखो इसका 8th क्वेश्चन, ये बहुत आसान है। इनमें से कहता है कौन से नंबर इरेशनल है और कौन से नंबर रैशनल है। 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए सिर्फ इतना ही समझना इंपॉर्टेंट होता है कि इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। क्या, इरेशनल नंबर्स। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। देखो पहले मैं आपको कुछ डिटेल बताता हूँ। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 स्क्वायर कितना होता है अपना 16, 5 स्क्वायर कितना होता है 25, 6 स्क्वायर होता है आपका 36, 7 स्क्वायर कितना होता है 49, 8 स्क्वायर कितना होता है 64, 9 स्क्वायर होता है 81, और 10 का स्क्वायर होता है अपना कितना 100। ऐसे ही और लिख लो। आपको 26 तक स्क्वायर देखो याद होने चाहिए, ठीक है। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 13 का स्क्वायर होता है आपका 169, 14 का स्क्वायर होता है 196, 15 का स्क्वायर होता है 225, 16 का स्क्वायर होता है 256, 17 का स्क्वायर होता है 289, 18 का स्क्वायर होता है 324, 19 का स्क्वायर होता है 361, और 20 का स्क्वायर होता है आपका कितना 400। फिर उसके बाद आता है 21, 21 का स्क्वायर आप लिख लो 441, 22 का स्क्वायर होता है 484, 23 का स्क्वायर होता है 529। आप भी लिखोगे ना 4-5 बार, आपको भी याद हो जाएंगे ऐसे टिप्स पे। 24 का स्क्वायर होता है 576, 25 का स्क्वायर होता है 625, और 26 का स्क्वायर होता है 676। अगर आपने पहले अपनी नोटबुक में नहीं लिख रखे हो तो आज लिख लो, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपके 10th क्लास में, ठीक है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये तो मैंने क्या लिख दिया, स्क्वायर लिख दिए। अब जैसे आप स्क्वायर रूट निकालोगे किसका, 144 का। बच्चे को अगर याद है ना कि 144 तो 12 का स्क्वायर होता है, तो इसका आंसर कितना आएगा आपका 12 आएगा। आप निकालो 196 का स्क्वायर रूट, ये कितना होएगा 14, क्योंकि 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि 200 का स्क्वायर रूट निकाल के दिखाओ मेरे को कितना होगा। आप है ना ढूंढ लेना 200 को इन नंबर्स में, ये 1, 4, 3,
1, 4, 9, 16, इन नंबर्स के अंदर आपको क्या कहीं 200 मिलेगा? आप कहोगे जी हमें 200 नहीं मिल रहा, क्योंकि 196 के बाद कितना आ गया? 225, यानी कि 200 बीच में गायब हो गया। तो यानी कि ये इसका पूरा पूरा स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते, जैसे इनका आया था, ठीक है। तो हम लिखेंगे रूट 200 इज एन इररेशनल नंबर। ये नंबर क्या है आपका? इररेशनल है, ठीक है। कहने का मतलब जिनका पूरा पूरा स्क्वायर रूट आप नहीं निकाल सकते ना, वो सारे के सारे क्या होते हैं? आपके इररेशनल नंबर होते हैं। तो आपको अब ये पूछा गया, देखो इनमें से कौन से इररेशनल है और कौन से रैशनल है, आप ये बताओ मेरे को। पहला पार्ट में सोल्व करता हूँ। रूट 324 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 18। आप देख लो कहाँ है 324, देखो ये रहा 324, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आएगा? 18 आ गया ना, 18 आ गया। अब मैं आपको आगे करके दिखाता हूँ सेकंड पार्ट, बी पार्ट। 344, आपको 344 कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। ये क्या है आपका? इररेशनल है। 196 आपको ऐसे करके दिखाना है, ठीक है। 196 क्या होता है बताओ? 14, इसका स्क्वायर रूट, तो ये क्या है आपका? रैशनल है। और ये भी क्या है आपका? रैशनल है, ठीक है। अब आ जाओ फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में क्या है? देखो डी पार्ट में 296 आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। 196 होता है, 296 नहीं होता, इरेशनल। ई पार्ट में देखो 440 भी नहीं होता, 441 होता है 21 का स्क्वायर, ये भी क्या है आपका? इरेशनल। एफ 441, यस ये होता है 21, और ये क्या है आपका? रैशनल। और फिर लास्ट आ गया आपका कितना? जी पार्ट में 576, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है? 24, एंड विच इज ए रैशनल नंबर। तो ये आपका था चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट 12, और ये चैप्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने सारे इस टेस्ट के अंदर कवर किए हैं, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ो इस टेस्ट को, और आप अपने आप सोल्व करके देखो। वीडियो देखोगे तो कोई ना कोई बात आपको नई जो है ज़रूर सीखने को मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।